नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको बता देता हूँ। आज की हमारी क्लास जो होगी करंट अफेयर्स पर आधारित, जनवरी सेकंड वीक का करंट अफेयर्स इसमें किया जाएगा। इसमें एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार यूपीएससी करंट अफेयर्स से रिलेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं यूपीएससी ने, और हमें आगे एग्जाम हॉल में कैसे उनको डील करना है। ठीक है, बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जनवरी माह के सेकंड वीक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है कि भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 कहाँ सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है, लैंग्रेजियन पॉइंट 1 में। अब क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये देखना है कि लैंग्रेजियन पॉइंट होता क्या है। लैंग्रेजियन पॉइंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का जो सिस्टम है, इसके भीतर हमें क्या है कि 5 प्रकार के लैंग्रेजियन पॉइंट मिलते दिखाई देते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है देख लेते हैं। इनको जाना जाता है L1 के नाम से। L1 कहाँ है, यहाँ पर। L2 कहाँ है, यहाँ। L3 कहाँ पर है, L3 है यहाँ पर। L5 है यहाँ, और L4 है यहाँ। ठीक है। अब लैंग्रेजियन पॉइंट होता क्या है। लैंग्रेजियन पॉइंट वह स्थान होता है जहाँ पर दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है। मतलब इस प्रकार काउंटर बैलेंस करते हैं एक दूसरे के पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप को वो लगभग शून्य हो जाते हैं। शून्य होने की स्थिति में क्या है कि कोई वस्तु उस स्थान पर लगभग स्थिर स्थिति में रहती है। जैसे कि मैं देखो आप कहीं यहाँ पर हैं, ठीक है। अब एक तरफ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रहा है, दूसरी तरफ पृथ्वी का। ठीक, तो हो सकता है आप इधर उधर हिलते रहें। इसलिए क्या लैंग्रेजियन पॉइंट ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या है कि इनका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, निल हो जाता है। आदित्य L1 को हमने कहाँ स्थापित किया है, इस पॉइंट पर स्थापित किया, और ये है L2। ठीक, L1 पर हमने आदित्य L1 को स्थापित क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से क्या है आप देखोगे सूर्य का प्रत्यक्ष अवलोकन 24x365 किया जा सकता है। मतलब पूरे वर्ष साल के 24 घंटों हम क्या सूर्य का अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए आदित्य L1 को कहाँ स्थापित किया गया, लैंग्रेजियन पॉइंट 1 में। L2 और भी बेहतर पॉइंट है, यहाँ से क्या है सूर्य के साथ साथ पृथ्वी और चंद्रमा का भी अवलोकन किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने इसका करना है मात्र, अभी हमें मात्र सूर्य का करना है, इसलिए हमने आदित्य L1 को लैंग्रेजियन पॉइंट 1 में स्थापित किया। अब आप समझ गए लैंग्रेजियन पॉइंट होता क्या है और आदित्य L1 को हमने L1 पॉइंट में क्यों स्थापित किया है। अब आगे की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। कौन सा मिशन है, पहला भारतीय सौर मिशन है। इसरो L1 पर अंतरिक्ष यान, इस पर L1 पर अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। अन्य दो कौन सी हैं, एक तो यूएसए की नासा है, ठीक है, और एक यूरोपीय संघ की यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। ठीक, इन दोनों को आप याद रखोगे। अब यहाँ से कोरिलेट करके क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इसरो ने इसे कौन से प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा है PSLV-C57 के द्वारा। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक्सपोसैट के बारे में। किसके बारे में, एक्सपोसैट के बारे में। उसको किसके माध्यम से भेजा गया था, उसे भी पी के माध्यम से, लेकिन व्हीकल कौन सा था, P58। ठीक, इसके बाद इसमें कितने पेलोड है, 7 पेलोड है। एक्सपोसैट में हमने कितने पढ़े थे, 2 पेलोड्स पढ़े थे। ये 5 वर्षों तक सूर्य का पर्यवेक्षण करेगा। एक्सपोसैट का भी कार्यकाल इतना ही था। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। इसके बाद L1 और ये भी देख ली। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। ये यूपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। तो कथन सही है कि गलत, तो कथन गलत है, क्योंकि यूएसए और रशिया के अलावा क्या है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान की जाक्सा, इन दोनों ने भी इस प्रकार का मिशन भेजा हुआ है। भारत क्या है, 5वां स्थान रखता है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद है कि एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित है। तो इसको देख लेते हैं। जब भी आप इस प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन देखें यूपीएससी में जिसमें डाटा दिया गया हो, तो आप 99% मान के चलिए कि यूपीएससी ब्लफ कर रहा है। 99% मानना है, 1% सही भी हो सकता है। तो 99% केसों में क्या है कि यूपीएससी ब्लफ करता है। अब यहाँ देख लेते हैं यूपीएससी ने ब्लफ किया है या नहीं।
तो पहला कि 2000 किलो का है, तो ये ब्लफ किया है कि वेट कितना है 1513 किलोग्राम, ठीक है। दूसरी बात, स्टेटमेंट कह रहा है 1650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो गलत, हमने एक्स सेट में पढ़ा था वो कितना ऊपर स्थित है 650 किलोमीटर, तो ये भी कितने ऊपर है 650 किलोमीटर। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या होगा, न तो एक और ना ही दो। आगे चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन 2016 में एक और पूछा था, इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान के संदर्भ में पूछा था। फिर 3 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट कि मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान में चक्रमण कराने का वाला दूसरा देश बना दिया गया, ठीक है। फिर वही फैक्चुअल कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर गलत, क्योंकि यूएसए के अलावा रशिया और वही यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी प्रकार का मंगलयान भेजा हुआ है, ठीक है, अपने अपने देश का। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार ही सफलता प्राप्त कर ली है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत ने, इसरो ने क्या है, पहली बार में ही मंगल को यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया था, ठीक है, और वो अपनी कक्षा में भी स्थापित हो गया। इस प्रकार हमने पहली सूचना देखी। पहली सूचना किसके बारे में, आदित्य L1 के बारे में, ठीक है। उसके आधार पर हमने ये भी देख लिया कि L1 पॉइंट होते क्या हैं और किस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है और हमें उन्हें कैसे डील करना है, ठीक है। करंट से हमने जोड़कर देखा। इसी प्रकार हमारी आगे की भी क्लासें होंगी जहां पर हम करंट को पिछले ईयर के क्वेश्चन से जोड़ के देखेंगे, यूपीएससी और आरपीएससी। के बाद नेक्स्ट खबर है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। हर साल दिए जाते हैं। घोषणा कौन करता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इनकी घोषणा करता है। अवार्ड्स को देता कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय इन अवार्ड्स को देते हैं। मेजर मेजर 6 खेल कैटेगरी हैं जिनमें ये खेल दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। अब 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके 6 स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स को आधार बनाते हुए यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2023 का मतलब मतलब पिछले ही साल का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन पूछा कि खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युक्तियों पर विचार कीजिए। पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, किसके लिए। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य और चौथा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब पिछले स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो एक बार दोबारा ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को देखिए, सब ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, ठीक। 2023 के जो खेल पुरस्कार दिए गए हैं उनको देख लेते हैं किस किस को क्या मिला है। सबसे पहला तो ये तो सर्वोच्च पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस क्षेत्र में, बैडमिंटन के क्षेत्र में, चिराग शेट्टी को भी बैडमिंटन के क्षेत्र में। इन दोनों पे 3 स्टार लगा लीजिए। चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की या किसी अन्य एग्जाम की, अधीनस्थ बोर्ड की, रेलवे, एसएससी, किसी की भी, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रख लेना, दोनों की पिक लगी हुई है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार, वैसे तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन जो स्पेशली आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड या राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो क्या है, दिवकीर्ति सिंह का नाम याद रखें। इसका नाम दिवकीर्ति सिंह का, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जहाँ तक बात की जाए कोच की, तो महावीर सैनी जी का याद रखना है, ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गंगानगर जिले से। दिवकीर्ति सिंह जयपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो भी है दिवकीर्ति, इनको आपको याद करना है, ठीक है। बता दिया किसको कितना याद करना है, आपकी इच्छा हो तो सारे याद कर लेना, बट जो राजस्थान की स्पेशल तैयारी कर रहा है उनको 2 नाम याद रखने। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, फर्स्ट रन स्थान किसका है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का, विजेता ये रहे हैं, तो याद कर लेना। सेकंड रनअप, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनअप का नाम याद रखना है, आप याद कर लें, ठीक है। इसके बाद भारत और मालदीव संबंध भी काफी सुर्खियों में रहे कि मालदीव के किस नेता ने भारतीय प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करी जिसके कारण उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। बट इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको राष्ट्रपति हैं जो
मालदीव के मोहम्मद मुइज़, उनका नाम याद रखना है जा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या इंडिया आउट अभियान चलाया था, कब? अपने चुनाव के कैंपेन के दौरान। तो इनके मैनिफेस्टो में ये था कि जब वो चुनाव जीत कर अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतीय प्रेजेंस को मालदीव में कम से कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी भारतीय सेना को बार बार में कहा जा रहा है मालदीव द्वारा कि आप भारत मालदीव से बाहर चले जाइए, तो किस कारण कहा जा रहा है? क्योंकि इनका ये मैनिफेस्टो में ही था, इन्होंने अभियान चलाया था इंडिया आउट अभियान, इसी कारण इनको कहा जा रहा है। इसके बाद महत्वपूर्ण ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया गया था? 1988 में चला गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम। इनको अपदस्थ करने के लिए क्या है कि कुछ हथियारबंद संगठनों ने प्रयास किया था, वहां पर क्या है कूप करने की कोशिश की गई थी, सत्ता से उन्हें विस्थापित कर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया गया था। तो उस समय मालदीव ने क्या है कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना आदि विभिन्न देशों से सहायता भी मांगी थी, बट कहीं से सहायता नहीं मिली। आखिरकार किसने सहायता करी? भारत ने करी। तुरंत अपनी सेना भेजी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा, और उसके बाद क्या है वहाँ विद्रोही संगठन सेना द्वारा मार गिराया गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर इसका क्या, हमें क्या लाभ है? अगर मान लीजिए वहाँ तख्ता पलट हो भी जाता, सैन्य शासन आ भी जाता, तो हमें क्या दिक्कत है? देखो मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, सामरिक स्थिति हिंद महासागर में ऐसी है कि वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए यहाँ पर चाइना या किसी ऐसे देश का प्रभुत्व होता है जो भारत का विरोधी है, तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसके बाद है ऑपरेशन नीर, ये चलाया गया था 2014 में, जब मालदीव में क्या है पानी, पीने के पानी के संकट पैदा हो गया था। मालदीव में क्या कोई ग्राउंड वाटर रिसोर्स नहीं है, वहाँ पर जो भी पानी उपलब्ध है पीने के लिए वो क्या है समुद्र के पानी को लवणीकरण किया जाता है, उसका डिसैलिनेशन किया जाता है, उसके बाद क्या है उस पानी को पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो 2014 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि वो पानी उनको पीने को भी नहीं था, तो किसने मदद की थी? भारत ने। उसके बाद एक ऑपरेशन और है, उसका नाम आप लिख लेना, ऑपरेशन जीवनी। कोविड काल में जो दवाइयाँ दी गई थी भारत द्वारा अपने मित्र देशों को या पड़ोसी राष्ट्रों को, उसमें क्या है एक लाभार्थी मालदीव भी था। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। उसके बाद है एक्सरसाइज एक्विवेरिन, ये क्या है दोनों सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास किया जाता है भारत और मालदीव के मध्य, ठीक है। इसके बाद है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो मालदीव की बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परियोजना है जिसको फंडिंग कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसके बाद है 8 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है, कि 8 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है? तो ये भारत को मालदीव से अलग करता है। अगर स्पेसिफाई पूछा जाए, अब देखिए अगर स्पेसिफाई पूछा जाए तो भारत के किस क्षेत्र को अलग करता है मालदीव से? तो मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है, को अलग करता है मिनिकॉय को। आप देखिए ये 8 डिग्री चैनल है, यहाँ पर किसको अलग कर रहा है? भारत के मिनिकॉय को, किससे? मालदीव से। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में, इसलिए हमें किस लिए याद रखना है। इसके बाद लक्षद्वीप भी इस कारण काफ़ी सुर्खियों में रहा, जैसे ही भारत और मालदीव का विवाद बढ़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप की विजिट की और प्रयास किए जा रहे हैं कि लक्षद्वीप को क्या है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाए, तो इसलिए लक्षद्वीप भी क्या रहा है? सुर्खियों में रहा है। लक्षद्वीप के बारे में भी देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में हम देखते हैं, तो ठीक है प्रवाली द्वीप है, कैसा द्वीप है? प्रवाली द्वीप समूह है। तो प्रवालों से बना है ये द्वीप समूह, प्रवाल भित्ति जो होती है समुद्र में पाई जाती है उनसे, ठीक। इस द्वीपों का द्वीप समूह है, इस द्वीप है, लेकिन 10 ही क्या है हैबिटेबल है। हैबिटेबल मतलब 10 ही क्या है रहने योग्य है, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? ये भारत का सबसे छोटा यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः, कृषि, नारियल की खेती और पर्यटन पर आधारित है। आधारित है पर्यटन पर। अब इसको और पर्यटन के रूप में प्रमोट प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मालदीव से रिलेटेड, और उसके बाद मालदीव भारत के संबंध के बाद हमने लक्षद्वीप
इन्फॉर्मेशन भी देख ली। क्यों? क्योंकि अभी सुर्खियों में था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार फ्रेम होता है उस पर हम बात करते हैं। यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग, कई बार हिंदी समझ में नहीं आती तो आप अंग्रेजी जरूर पढ़ा करें। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। कौन सा किया जाता है इसके लिए हम देख लेते हैं। पिछली स्लाइड में आपने ये मैप देखा, तो यहाँ देखिए ये है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। किसको किससे अलग कर रहा है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसको किससे अलग करता है? ऑप्शन कौन सा आएगा? अंडमान एंड निकोबार आएगा। इस न्यूज से भी रिलेट करके हमने देखा क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, इसलिए से भी देखा। तीनों न्यूज हमने देखी, उनसे देख लिया क्वेश्चन किस प्रकार फ्रेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए गए हैं अभी, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। कौन सर्वे को कंडक्ट कराता है? केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसे कंडक्ट कराता है। कौन से मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन, भारत मिशन के तहत कंडक्ट कराया जाता है। कौन सा मिशन? दो प्रकार के चल रहे हैं, शहरी और ग्रामीण। तो किसके तहत? शहरी के तहत। इसके बाद प्राइज देख लेते हैं, किसको क्या प्राइज मिला है। तो फर्स्ट रैंक किस शहर की है? देखो इंदौर की। कौन सी बार? लगातार 7वीं बार। बट इस बार क्या हुआ है, इंदौर के साथ साथ सूरत भी प्रथम स्थान पर है। दूसरा, राज्यों की अगर बात की जाए तो राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद एमपी का नंबर है, तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का। क्या? छत्तीसगढ़ का। एक दो पुरस्कार और मिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे स्वच्छ सबसे स्वच्छ गंगा शहर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है वाराणसी को। तो मिला है वाराणसी। उसके बाद एक पुरस्कार और है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ये पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है चंडीगढ़ को। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के रिगार्डिंग ये कुछ डिटेल्स थी जो हमने देख ली। कौन जारी करता है, किस मिशन के तहत जारी होता है, थीम क्या थी, किसकी पहली रैंक है, राज्यों में किसकी पहली रैंक है, और दो तीन पुरस्कार अन्य जो वो भी हमने देखे। उसके बाद नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। नेक्स्ट खबर है राजस्थान से रिलेटेड और ज़्यादातर सिंगल लाइनर है, इनको हम देख लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, नारा क्या था पहले? कोई भूखा ना सोए। अब नारा क्या है? लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम किया है किसने? आरपीएससी ने। कब? पिछले ही एग्जाम में। अभी जो एग्जाम हुआ था ना आरपीएससी का, आरएस का, प्री 2023 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस योजना का संबंध इस नारे से। ठीक, तो हमने क्वेश्चन भी देख लिया। होता क्या है इंदिरा रसोई योजना में? मिलता क्या है? देखो 5 रुपए में तो मिलता है आपको नाश्ता, और 8 रुपए में मिलती है थाली। क्या मिलता है? 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में थाली। वैसे इस थाली की कॉस्ट क्या है? थाली की कॉस्ट है 30 रुपये, 22 रुपये सरकार सब्सिडी देती है, 8 रुपये हम खुद पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान की क्या स्थिति है। ठीक है, तो राजस्थान की और ओवरऑल रैंक है 25th। कितनी? पिछले साल कितनी थी? पिछली बार थी 8वीं, पिछली कितनी थी? 8th। तो हमारी स्थिति क्या खराब होती जा रही है। जहाँ तक राजस्थान के शहरों की बात की जाए तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है? जयपुर में क्या है कि 2 नगर निगम है। एक है जयपुर हेरिटेज, कौन सा? जयपुर हेरिटेज की रैंक कौन सी है? 171 ऑल ओवर इंडिया में। राजस्थान में कौन सी है? पहली। इसके बाद है जयपुर ग्रेटर,
कौन सा नगर निगम है? जयपुर ग्रेटर। इसकी कौन सी है? 173rd। ठीक। अब ये स्वच्छता सर्वेक्षण है ना, दो कैटेगरी में जारी किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा सूरत और इंदौर की क्या थी? पहली रैंकिंग थी। कौन सी कैटेगरी में? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। अगर बात की जाए 1 लाख से कम, 1 लाख से कम में क्या है? सासवड़। कौन सा है? सासवड़ शहर है, कहाँ का? महाराष्ट्र का, पहली रैंक। सेकंड भी महाराष्ट्र का ही एक शहर है, लोनेवाला, उसकी है। किसमें? 1 लाख से कम जनसंख्या वालों में। और 1 लाख से अधिक वालों में कौन सी है? इंदौर और सूरत की। ठीक है। राजस्थान हमने देख ली कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में किसकी पहली और दूसरी रैंक है। अगर बात की जाए कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में किसकी रैंक है पहली, तो वहां पर है डूंगरपुर। किसकी? डूंगरपुर। कंफ्यूज मत होना, दो कैटेगरी में सर्वेक्षण किया जाता है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। दोनों का आपको बता दिया है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे। कंफ्यूजन मत होना, मान लीजिए डूंगरपुर आ गया है पहला, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी श्रेणी में है। ठीक। और वैसे 1 लाख से अधिक वाली श्रेणी में कौन है? जयपुर हेरिटेज है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? खींवसर, नागौर में लगाया जा रहा है। देश की पहली विधानसभा जहाँ संविधान क्लब बनाया गया है, कहाँ पर? राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के दो रेलवे स्टेशनों को क्या है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में क्या है कि जो भी स्टेशन सेलेक्ट होगा उसका क्या किया जाएगा? मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, इसे नवीनतम तरीके से क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। ठीक है। इसमें कौन कौन से दो स्टेशन शामिल किए गए राजस्थान के? एक तो सांगनेर और दूसरा अनूपगढ़। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार करंट अफेयर को हमें जोड़ना है करंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ, कि कैसे यूपीएससी ने और आरपीएससी ने पिछले सालों में क्वेश्चन बनाए हैं, और उसी आधार पर हम क्या है कि आगे भी क्लास करते रहेंगे। ठीक है। अगर किसी को लगता है कि इस क्लास में और कोई संशोधन किया जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपके संशोधन, जो भी आपके कमेंट हैं, अगर स्वीकार करने योग्य तो उन्हें इस अडेप्ट किया जाएगा। ठीक है। अगली कक्षा के लिए बने रहिए, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।